तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज यहाँ पे हिंदी व्याकरण की तीसरी वीडियो है और आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे शब्द रचना व शब्दों के भेद के बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं शब्द के भेद। तो शब्द के भेद यहाँ पे शब्द को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। तो हम अगर बात करें कि शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ पे अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है शब्द, लेकिन वर्णों के सार्थक योग को यहाँ पे शब्द कहा जाता है। तो यदि मैं यहाँ पे कोई वर्ण लिख लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क, म और ल, ये मैंने यहाँ पे लिखी, तो ये यहाँ पे वर्ण है। लेकिन अगर इनको यहाँ पे एक साथ जोड़ा जाए तो ये यहाँ पे कमल बन गया है। तो कमल बोलते ही देखो कमल का एक अर्थ है, यानी कि कमल एक फूल भी हो सकता है और कमल यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता है। तो यानी कि इसका अपने आप में एक अपना सार्थक अर्थ बन रहा है, इसका एक सार्थक योग है, इन वर्णों का सार्थक योग बना है। तो इसीलिए इन्हें यहाँ पे वर्णों से बने हुए शब्दों को यहाँ पे सार्थक शब्द कहते हैं, यानी कि वर्णों के सार्थक योग को। तो ये यहाँ पे वर्णों का सार्थक योग है जिससे यहाँ पे कमल बना है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि शब्दों के भेद हैं जो। तो शब्दों को मुख्यतः यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका यहाँ पे कोई ना कोई अर्थ हो। और निरर्थक शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ ना हो। देखो सार्थक शब्द में जैसे रोटी, राम, घर, रात, आगे पीछे, यानी कि जिनका कोई अर्थ निकले उनको यहाँ पे सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक जैसे वोटी, वाई, या कुछ भी हम जैसे हम बोलते हैं ना रोटी वोटी खा ली, तो रोटी खा ली तो यानी कि ये तो हमें समझ में आ रहा है कि हमने यहाँ पे रोटी खाई। लेकिन अगर हम कहें वोटी खाई तो वोटी हमें यहाँ पे समझ में ही नहीं आएगा कि हमने ये क्या कहा है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है चाय वाय पी, तो चाय पी ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ चाय पी। लेकिन अगर मैं कहूँ वाय पी तो वाय यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है। तो ये यहाँ पे निरर्थक शब्द है और चाय पी, चाय यहाँ पे सार्थक शब्द है। इसी प्रकार से यहाँ पे सार्थक शब्दों के भेद को यहाँ पे जो भेद है यहाँ पे सार्थक शब्द वो यहाँ पे 4 प्रकार के हैं। तो सार्थक शब्द 4 प्रकार के इसके यहाँ पे भेद हैं। तो यहाँ पे सार्थक शब्दों को बांटा गया है 4 भागों में। इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर पहला, दूसरा यहाँ पे रचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा है यहाँ पे रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, और चौथा यहाँ पे है अर्थ के आधार पर। तो इन 4 शब्दों के जो ये सार्थक भेद हैं ये 4 भागों में इनको यहाँ पे बांटा गया है। और यहाँ पे जो इतिहास, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर। तो यहाँ पे शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। इतिहास, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश और संकर शब्द, तो इन 5 भागों में यहाँ पे इतिहास या उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो जो ये तत्सम और तद्भव है इनके बारे में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे शब्दों के भेदों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के वे शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं। यानी कि जो संस्कृत के बने शब्द हैं अगर हम उनको हिंदी में प्रयोग करें तो बिल्कुल वैसे ही उनका प्रयोग करें जैसे वो संस्कृत में प्रयोग किए गए हैं, तो उन्हें यहाँ पे तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे सूर्य, भूमि, प्रकाश, पुष्प, अग्नि, ये सारे शब्द यहाँ पे जो हैं ये यहाँ पे संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हम हिंदी में इनका प्रयोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। हम हिंदी में कहते हैं ना सूर्य, पुष्प, अग्नि, तो ये सब यहाँ पे संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में हम इनका प्रयोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो इसीलिए इनको यहाँ पे तत्सम शब्द कहा गया है।
इसके बाद दूसरा जो है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं, तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आते आते अपना रूप बदल दे, वो यहाँ पे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कर्पूर, ये यहाँ पे संस्कृत का शब्द है और हिंदी में ये कपूर बन गया, यानी कि इसने अपना रूप बदल दिया है और हिंदी में ये कपूर हो गया है। इसके बाद यहाँ पे कर्म, ये यहाँ पे संस्कृत का शब्द है, इसका यहाँ पे हिंदी में जो रूप परिवर्तन हुआ है वो यहाँ पे काम। मात्र तो हिंदी में माता, और दुग्ध और हिंदी में इसका यहाँ पे जो रूप बदल गया है वो दूध के रूप में बदल गया है। तो इस प्रकार जो संस्कृत के शब्द अपने हिंदी में आते आते रूप बदले, वो यहाँ पे तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा है वो है देशज शब्द या देसी शब्द। तो ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से प्रचलित हो गए हों, वो यहाँ पे मतलब जो हमारे यहाँ अपने ही देश में जन्मे हो, उनको यहाँ पे देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, थैला, गड़बड़, पगड़ी आदि, तो ये सारे शब्द यहाँ पे देशज शब्द हैं। इसके बाद जो चौथा है विदेशज शब्द, या इनको आगत शब्द भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगला है विदेशज शब्द, यानी कि आगत शब्द। तो ऐसे शब्द जो विदेश में जन्मे हो और जिनका प्रयोग हम यहाँ पे अपने हिंदी भाषा में या हम यहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं। तो जैसे अंग्रेजी, अपील, कॉलेज, तो ये सब यहाँ पे विदेशी शब्द हैं। अब अरबी में बात करें तो तकदीर, मौलवी, तुर्की के शब्द हैं उर्दू, कुर्ता, और पुर्तगाली के अलमारी। तो जैसे मैं यहाँ पे एक वाक्य लिखूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, तो यहाँ पे जो कॉलेज शब्द है ये यहाँ पे अंग्रेजी शब्द है, तो इसीलिए ये यहाँ पे विदेशज शब्द हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगला है संकर शब्द। तो संकर शब्द यानी कि दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे लिखा है रेलगाड़ी, तो रेल यहाँ पे अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी यहाँ पे हिंदी है। तो ये यहाँ पे भिन्न स्रोतों से आए गए शब्दों के मेल को यहाँ पे संकर शब्द कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर रेल और गाड़ी, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा के जो ये शब्द हैं, इनको यहाँ पे मिला के ये इनका यहाँ पे नया रूप बना है रेलगाड़ी। तो इसीलिए ऐसे शब्दों को यहाँ पे संकर शब्द कहते हैं। अगला है यहाँ पे पानदान। तो पान यहाँ पे हिंदी का है और दान यहाँ पे फारसी का शब्द है, तो इसको यहाँ पे ये पानदान बन गया है। अगला है यहाँ पे सीलबंद। तो सील यहाँ पे अंग्रेजी शब्द है और बंद यहाँ पे फारसी है, इस प्रकार से यहाँ पे सीलबंद बन गया है। तो संकर शब्द यानी कि दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्द, नए शब्द यहाँ पे संकर शब्द कहलाते हैं। अब अगला है यहाँ पे व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के अर्थ, मतलब यहाँ पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर। तो यहाँ पे शब्दों को बांटा गया है रचना के आधार पर 3 भागों में, मूल शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मूल शब्द क्या होते हैं। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो निश्चित अर्थ, यानी कि जिन शब्दों का निश्चित अर्थ वाले शब्द हो वो वहाँ यहाँ पे मूल शब्द कहते हैं, लेकिन इनका यहाँ पे विच्छेद नहीं होता है। मूल शब्द वे होते हैं जिनका यहाँ पे विच्छेद नहीं होता है, लेकिन उनका एक निश्चित अर्थ होता है, वो यहाँ पे मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फूल, अगर हम यहाँ पे फूल का विच्छेद करें तो फू धन ल, तो फू का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं बनेगा और ला का भी यहाँ पे कोई अर्थ नहीं बनेगा। सेना, से धन ना, तो से का भी यहाँ पे कोई अर्थ नहीं बन रहा है, ये अपने आप में एक निश्चित अर्थ है इन शब्दों का, तो ये यहाँ पे मूल शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे इन शब्दों का कोई विच्छेद नहीं हो रहा है। देखो विच्छेद यहाँ पे किन शब्दों को होता है, जिनमें संधि होती है, समास होता है, उपसर्ग प्रत्यय होता है, उनमें यहाँ पे विच्छेद होता है। तो इनमें यहाँ पे ना तो समास है, ना ही यहाँ पे विसर्ग है, उपसर्ग भी नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है, तो यहाँ पे इनका
यहाँ पे संधि नहीं हो रही, संधि विच्छेद नहीं हो रहा है। तो जो मूल शब्द होते हैं उनका अपना एक निश्चित अर्थ होता है और उनमें विच्छेद नहीं होता, यानी कि वो उनमें समास और उपसर्ग प्रत्यय ये यहाँ पे नहीं होते हैं, तो इसीलिए इनको यहाँ पे मूल शब्द कहा गया है। इसके बाद अगला है यहाँ पे यौगिक शब्द। तो वह शब्द जिनका यहाँ पे निश्चित अर्थ हो लेकिन योग या मेल से बने शब्द हों, वो यहाँ पे यौगिक शब्द कहलाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है सेनापति, तो सेनापति का अगर हम यहाँ पे विच्छेद करते हैं तो सेना धन पति, तो सेना का भी यहाँ पे अपना अर्थ है और पति का भी यहाँ पे अपना अर्थ है। अनुशासन अनुधन शासन, तो यहाँ पे शासन का भी अर्थ है और अनु का भी यहाँ पे अपना अर्थ यहाँ पे प्रकट हो रहा है, तो ये यहाँ पे यौगिक शब्द कहते हैं। और इन शब्दों में समास भी होता है। देखो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय सभी से बने सभी शब्द यहाँ पे यौगिक शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुब्रीहि समास को छोड़कर, क्योंकि बहुब्रीहि जो समास होता है, बहुब्रीहि समास से बने समास के उदाहरण वाले सभी शब्द यहाँ पे योगरूढ़ होते हैं, तो ये यहाँ पे यौगिक शब्द नहीं होते हैं बहुब्रीहि समास के अलावा। और बाकी यहाँ पे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से बने सभी शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो तीसरा है योगरूढ़ शब्द। जब दो शब्द मिलकर एक यौगिक शब्द बनाते हैं लेकिन उनका अर्थ कुछ विशेष यानी कि रूढ़ हो जाता है, तो ऐसे शब्द को यहाँ पे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है लंबोदर, ठीक है। अब हम इसका विच्छेद करें, लंबा धन उदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, तो इसका यहाँ पे अर्थ बन रहा है, लंबोदर का यहाँ पे अर्थ हो रहा है गणेश भगवान, यानी कि इसको यहाँ पे गणेश भगवान के लिए प्रयुक्त किया गया है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव, तो ये यहाँ पे शिव के लिए प्रयुक्त हो। देखो शब्द यहाँ पे ये बना है लेकिन इसका अर्थ कुछ और ही निकल रहा है, किसी और के लिए ही निकल रहा है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे योगरूढ़ हैं। दशानन, दस हैं आनंद जिसके, यानी कि दशानन यहाँ पे रावण के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये शब्द योगरूढ़ शब्द हैं। जब दो शब्द मिलकर एक यौगिक शब्द बनाते हैं, ये शब्द मिलकर यहाँ पे एक यौगिक शब्द तो बन रहा है लेकिन इनका अर्थ कुछ विशेष हो रहा है, यानी कि जो ये यौगिक शब्द हैं और इनका अर्थ यहाँ पे रूढ़ के उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो मतलब कुल मिला के बात यही है कि शब्द तो बन रहा है लेकिन इन शब्दों का अर्थ यहाँ पे कुछ विशेष हो रहा है, तो इसीलिए ये यहाँ पे योगरूढ़ शब्द कहे जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी यहाँ पे योगरूढ़ कहलाते हैं। इसके बाद हम जो अगला है रूप और प्रयोग के आधार पर, शब्दों को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। रूप और प्रयोग के आधार पर यहाँ पे शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। तो विकारी का मतलब है यहाँ पे अर्थ बदल जाना, यानी कि परिवर्तन हो जाना। तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आए वो यहाँ पे विकारी कहलाते हैं। तो यहाँ पे सभी संज्ञा शब्द, ठीक है, जो संज्ञा शब्द होते हैं सभी संज्ञा शब्द यहाँ पे विकारी होते हैं। सभी सर्वनाम, सभी विशेषण और सभी क्रिया शब्द यहाँ पे जितने, यानी कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण और क्रिया के जितने भी यहाँ पे शब्द होते हैं ये यहाँ पे विकारी कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखे संज्ञा के उसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि लड़का पढ़ रहा है और इसमें आगे हमने लिख दिया कि लड़की पढ़ रही है, तो देखो इसमें परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे है लड़का और लड़का यहाँ पे क्या है, लड़का यहाँ पे है संज्ञा और लड़की यहाँ पे स्त्रीलिंग है और लड़का यहाँ पे पुल्लिंग है। तो यहाँ आगे हो गई लड़की पढ़ रही है, तो यानी कि लड़के में विकार हो गया, परिवर्तन हो गया, वो भी यहाँ पे स्त्रीलिंग के रूप में, यानी कि लिंग के कारण यहाँ पे परिवर्तन हो गया है लड़के में। और यहाँ पे लड़के का लड़की बन गया है, लड़का पढ़ रहा है और यहाँ आगे लड़की पढ़ रही है, तो ये इसमें यहाँ पे परिवर्तन हो गया है लड़के में, ठीक है। जो लड़का है ये यहाँ पे पुल्लिंग है और ये यहाँ पे संज्ञा शब्द है और लड़की स्त्रीलिंग, यानी कि लिंग के कारण यहाँ पे विकार उत्पन्न हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये विकारी शब्द हो गया। अगला देखो वचन के
आधार पर। लड़का दौड़ रहा है और लड़के दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये है ये यहाँ पे एक वचन है और जो ये है ये यहाँ पे बहुवचन है। तो यहाँ पे वचन के कारण, बहुवचन के कारण यहाँ पे परिवर्तन हो गया है। लड़का दौड़ रहा है एक वचन और लड़के दौड़ रहे हैं यानी कि बहुवचन। तो यहाँ पे वचन के कारण परिवर्तन हो गया है। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम में जैसे मैं, तू, वह, यादि, ठीक है, ये शब्द यहाँ पे आते हैं। तो मैं खाना खा रही हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिंग परिवर्तन हो गया है। अब दूसरा यहाँ पे है वह खाना खा रहा है और वे खाना खा रहे हैं। तो वह खाना खा रहा है यानी कि और वे खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे जो वह खाना खा रहा है ये यहाँ पे एक वचन है और वे खाना खा रहे हैं यहाँ पे बहुवचन है। तो इनमें यहाँ पे बहुवचन के कारण यहाँ पे परिवर्तन हो गया है यानी कि वचन के रूप में यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। एक वचन और बहुवचन, वे खाना खा रहा है एक वचन और वे खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे वह की जगह वे बन गया है। तो यहाँ पे वचन के कारण परिवर्तन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे अगला है विशेषण। तो विशेषण में आता है अच्छा, बुरा, मीठा, कड़वा आदि, ठीक है। तो जो यहाँ पे संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है वो यहाँ पे विशेषण कहलाता है। जैसे वह अच्छा लड़का है। तो लड़का यहाँ पे क्या है? लड़का यहाँ पे संज्ञा है और लड़की की यहाँ पे विशेषता क्या है? अच्छा, क्योंकि वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे लड़की की विशेषता बता रहा है कि लड़का अच्छा है। इसी कारण देखो हम आगे, वह अच्छी लड़की है। तो लड़की यहाँ पे परिवर्तन हो गया है, अच्छा की जगह यहाँ पे अच्छी हो गया है। तो यानी कि यहाँ पे लिंग के कारण परिवर्तन हो गया है। तो ये यहाँ पे विकारी शब्द है। ये ऐसे ही यहाँ पे क्रिया, खेलना, नहाना, सोना, पढ़ना आदि, ये सब यहाँ पे क्रिया होती है। तो वह खेलता है, वह खेलती है, वे खेलते हैं। तो पहले इन दोनों के बारे में, वह खेलता है तो ये यहाँ पे एक वचन है और वे खेलते हैं ये यहाँ पे बहुवचन है। तो वह और वे में यहाँ पे परिवर्तन हो गया है। खेलता एक वचन, खेलते हैं बहुवचन। तो यहाँ पे वचन के कारण परिवर्तन हो गया है। इसके बाद वह खेलता है और वह खेलती है। तो यहाँ पे लिंग के कारण परिवर्तन हो गया है, यानी कि जो क्रिया विशेषण जो भी यहाँ पे शब्द होते हैं ये यहाँ पे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब है यहाँ पे अगला जो था अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको अविकारी शब्द की परिभाषा बताती हूँ। तो वे शब्द होते हैं, अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन व कारक के कारण कोई भी विकार परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है लिंग, वचन और कारक के कारण। तो वो सभी शब्द यहाँ पे अविकारी शब्द होते हैं। और जो अव्यय होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं, वो भी यहाँ पे अविकारी शब्द होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे शब्द हैं, अविकारी शब्द के भेद हैं 4। संबोधनवाची अविकारी शब्द, इसमें हे, हो, अरे, अवे ये सब आता है। और क्रिया विशेषण, देखो क्रिया विशेषण वाची क्रिया विशेषण वाची अविकारी शब्द, जैसे धीरे धीरे, जोर से, तेजी से, बार बार, ठीक है। तो इसका यहाँ पे मैं एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मोहन धीरे धीरे चलता है। अब मैं इसका यहाँ पे लिंग परिवर्तन करती हूँ। तो सीमा धीरे धीरे चलती है। तो देखो यहाँ पे क्रिया किसकी है? चलने की यहाँ पे क्रिया हो रही है। और यहाँ पे जो विशेषता है वो यहाँ पे धीरे धीरे है, यानी कि क्रिया की यहाँ पे चलने की विशेषता जो है, ठीक है, जो क्रिया है यहाँ पे चलना, तो चलने की जो विशेषता है वो यहाँ पे धीरे धीरे है। तो इनमें यहाँ पे मोहन धीरे धीरे चलता है, सीमा धीरे धीरे चलती है। यहाँ पे चलता और चलती में तो यहाँ पे परिवर्तन हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो विशेषण है यानी कि जो धीरे धीरे, इसमें यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि क्रिया विशेषण में
कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्रिया विशेषण की सभी क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वो यहाँ पे अविकारी होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। अब मोहन यहाँ पे धीरे धीरे चलता है, सीमा धीरे धीरे चलती है, तो यहाँ पे चढ़ने की क्रिया हो रही है और चढ़ने की जो विशेषता है वो यहाँ पे धीरे धीरे है। तो इन दोनों की जो विशेषता है यहाँ पे धीरे धीरे वो यहाँ पे परिवर्तन नहीं हो रही है। तो सभी क्रिया विशेषण शब्द यहाँ पे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगला है यहाँ पे समुच्चयवाची अविकारी शब्द, जिनमें और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि आदि इसमें आता है। और संबंध बोधक अविकारी शब्द मैं, पर, आगे, पीछे आदि, ये शब्द इसमें यहाँ पे आते हैं। अगला है यहाँ पे अर्थ के आधार पर शब्द। तो अर्थ के आधार पर यहाँ पे शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है: एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची और विलोम शब्द, यानी कि विपरीतार्थी शब्द। तो ये यहाँ पे अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के बांटे गए हैं। तो एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी शब्द एकार्थी शब्द होते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है राम, यानी कि अगर मैं राम कहूँ तो इसका एक ही अर्थ है, मतलब अपना एक ही अर्थ होगा, या तो यह किसी का नाम होगा या हम यहाँ पे भगवान राम की बात कर रहे हैं। इसके बाद जैसे सीता, सीता भी एक ही है क्योंकि सीता किसी का नाम हो सकता है। यमुना, तो यमुना नदी, यानी कि यमुना नदी भी एक है, यह यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है। दिल्ली आदि। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है वो यहाँ पे एकार्थी शब्द कहते हैं। अब अगला है यहाँ पे अनेकार्थी, यानी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो वो यहाँ पे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब लिखो जैसे हार, तो हार यहाँ पे इसका यहाँ पे कई अर्थ हो सकता है। पराजय और गले की माला, यानी कि जो गले में हम पहनते हैं हार, इसको भी हम हार कहते हैं। और यदि किसी की पराजय हो जाए यानी कि वो हार जाए, तो कुल मिलाकर यहाँ पे हार के कई अर्थ बन रहे हैं, पराजय और गले की माला। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है सीता, सीता ने हार पहन रखा है, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि मतलब यहाँ पे जो विशेषता हो रही है, यहाँ पे इस हार की बात हो रही है, यानी कि उसने गले में हार पहन रखा है। और सीता हॉकी में हार गई, तो यह यहाँ पे पराजय की बात हो रही है, यानी कि सीता हॉकी में हार गई है और सीता ने हार पहन रखा है। तो इसका यहाँ पे हार का 2 अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। अगला है यहाँ पे कनक, तो कनक का यहाँ पे 2 अर्थ है, क्योंकि कनक को सोने के लिए भी प्रयुक्त होता है और धतूरा के लिए भी। तो कनक के 2 अर्थ हैं, सोना और धतूरा। इसके बाद यहाँ पे अगला है पर्यायवाची शब्द। यदि अनेक शब्दों के समान अर्थ हो तो उन्हें यहाँ पे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखो जैसे अग्नि, पावक, अनल, तो इन सभी का अर्थ एक ही है, यानी कि हम यहाँ पे आग के लिए बोल रहे हैं। अग्नि, पावक, अनल, इनका यहाँ पे एक ही अर्थ है। अगला है यहाँ पे जैसे गगन, अंबर, आसमान, नभ, तो हम यहाँ पे आकाश की यानी कि आसमान की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आकाश है, लेकिन इसका यहाँ पे मतलब अर्थ, यहाँ पे शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ इनका एक ही है, समान अर्थ है। तो इसी प्रकार ये यहाँ पे पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। अगला है विपरीतार्थी शब्द, यानी कि विलोम। जैसे दिन का रात, ये ऊपर है तो ऊपर का नीचे, जय, पराजय, यानी कि हार जीत। इस प्रकार से ये यहाँ पे विलोम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे आज हमने यहाँ पे शब्द संरचना के भेदों के बारे में जाना। ठीक है। अर्थ, देखो अर्थ के आधार पर यहाँ पे शब्दों के 4 भेद होते हैं, रूप के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं और व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर 3 भेद हैं और इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद हैं। तो ये सब आज हमने यहाँ पे जाना। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।